Hello, welcome back to the channel. Today's our topic is डायबिटीज़ द कंप्लीट गाइड। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डायबिटीज़ क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और ये हमारी बॉडी को किस तरीके से इफ़ेक्ट करता है और साथ में इसका क्या मेडिकेशन है, इसका क्या मॉनिटराइजेशन है और एक्चुअल में जो डायबिटीज़ का इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है वो हमारी बॉडी में क्या इफ़ेक्ट डालता है और हम इंसुलिन को किस तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं और साथ में इससे हम क्या क्योर करने के लिए क्या क्या तरीके अपना सकते हैं जो कि हमारी लाइफस्टाइल को एक बैलेंस देने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। डायबिटीज़ एक क्रोनिक कंडीशन यानी लॉन्ग टर्म डिजीज़ है और इसके दो टाइप्स होते हैं। टाइप 1 होता है ऑटो इम्यून यानी इंसुलिन डिपेंडेंट। यह एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जिसकी वजह से हमारी बॉडी इंसुलिन बनाने वाली बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करती है और पूरी लाइफ इंसुलिन बनाने में बहुत ही दिक्कत आती है, जिससे ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है और इसका मेन रीज़न है इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद हो जाना। अब हम बात करेंगे कि इसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है। इसके लिए हमें बॉडी में होने वाली इंसुलिन की कमी को पूरा करने के लिए इंसुलिन को बॉडी में थ्रू द इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है, प्लस ब्लड ग्लूकोज के लेवल को मॉनिटर किया जाता है, जिसकी रेगुलर मॉनिटरिंग बहुत ही ज़रूरी है। और अगर डाइट की बात करें तो CHO यानी कि कार्बोहाइड्रेट के इनटेक को कंट्रोल किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर कौन आते हैं? आपके सिंपल शुगर्स तथा जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, प्लस हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ पर फोकस किया जाना चाहिए। अगला है टाइप 2 डायबिटीज़। इसमें आपकी बॉडी इंसुलिन को प्रोड्यूस ना करने के साथ साथ इंसुलिन को इफ़ेक्टिवली यूज़ नहीं करती है, यानी इंसुलिन का एक्सेप्टेंस लेवल 0 हो जाता है, जिससे ब्लड का ग्लूकोज लेवल बहुत ही हाई हो जाता है और ग्लूकोज जो है वह एनर्जी देने के लिए सेल्स में एंटर नहीं हो पाता है। ये कंडीशन बेसिकली ओबेसिटी यानी कि मोटापा, लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी प्लस हमारी जेनेटिक्स बिहेवियर्स से जुड़ी होती है। अगला है हमारा मेडिकेशन ऑफ डायबिटीज़ यानी डायबिटीज़ को कैसे मेडिटेट करना। इसमें हमारा जो गोल होता है वो हमें अचीव करना है ऑप्टिमल ग्लूकोज कंट्रोल और प्रिवेंट करना है कॉम्प्लिकेशंस को। तो टाइप 1 के रिगार्डिंगली अगर हम बात करें तो जो थेरेपी होती है वो हम इंसुलिन को बाहर से इंजेक्ट करते हैं बॉडी के अंदर, और टाइप 2 डायबिटीज़ में हम कुछ मेडिसिन्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल रखता है, लेकिन इसका इस्तेमाल हमें खुद से नहीं करना चाहिए। सो मेक श्योर प्लीज़ कंसल्ट विद योर एक्सपर्ट्स एंड द डॉक्टर्स टू स्टार्ट एनी मेडिकेशन रिगार्डिंग दिस। द नेक्स्ट इज़ हेल्थी ग्लूकोज रेगुलेशंस, यानी कि जो हमारा पैनक्रियाज है वो हमारी डायबिटीज़ के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल है। तो जो हमारा पैनक्रियाज होता है वो भोजन के बाद बढ़े हुए ग्लूकोज लेवल को कम करने के लिए इंसुलिन रिलीज़ करता है। इंसुलिन कहाँ से रिलीज़ करता है? बीटा सेल्स से, जिससे क्या होता है जो बीटा सेल्स हैं वो ग्लूकोज को ऑब्जर्व कर लेती हैं और ग्लूकेगॉन को रिलीज़ करती हैं, जो लेवल को लो करने के लिए यूज़फुल होता है। ये दोनों एक्टिविटीज़ एक बैलेंस तरीके से होती हैं ताकि ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस में रखा जा सके। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द ब्लड शुगर टेस्ट एंड रेंजेस। तो जो हमारा डायबिटीज़ है यानी कि ब्लड शुगर है वह 3 तरीके से टेस्ट किया जाता है। सबसे पहले इसकी जो एक टेस्ट थेरेपी है वो है एवरेज 2 मंथ ऑफ एवरेज, जिस टेस्ट का नाम है HbA1c टेस्ट, जो कि आपकी 2 महीनों की एवरेज शुगर को बताता है। इसकी नॉर्मल रेंजेस 5.5 टू 6.5 होती हैं। और इसके बाद सेकंड नंबर है आपका फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट, जिसमें आपकी नॉर्मल रेंजेस 100 टू 125 अप्रॉक्सीमेटली होती हैं। और रेंडम ब्लड टेस्ट जो कि आपका 150 टू 200 रेंजेस होती हैं। अगर इसके अंदर आपका ब्लड शुगर लेवल आता है तीनों अलग अलग कंडीशंस पे टेस्ट करने पर तो आपका ब्लड शुगर नॉर्मल है, अदरवाइज़ ये एक चिंता की बात है। अगर आपकी रेंजेस थोड़ी ही ऊपर नीचे हैं तो आप इसको बिना किसी मेडिकेशन के अपनी हेल्थी ईटिंग, रेगुलर एक्टिविटी से इसको कंट्रोल में रख सकते हैं, जिसके लिए आपके शुगर्स को लिमिट रखना है, प्रोसेस्ड फूड को कैंसिल आउट करना है और प्रपोर्शन यानी थोड़े थोड़े प्रपोर्शन में आपको दिन में कई बार ईटिंग करनी है, प्लस आपको प्रोसेस्ड फूड को पूरी तरीके से अवॉइड करना है और रेगुलर एक्टिविटीज़ से हम अपनी शुगर लेवल को अंडर द रेंजेस रख सकते हैं।
Now we will talk about the potential complications of diabetes. It includes the long-term health impact due to poor glucose control like macrovascular complications, microvascular complications and other issues, and our goal is to prevent or delay these complications through effective management and monitoring. So first of all we will see what is the microvascular complications like heart disease and peripheral arteries in brief. मैक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन एक सीरियस कंडीशन है जो कि लार्ज ब्लड वेसल्स को इफ़ेक्ट करती है और यह मुख्य रूप से जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस को बढ़ाती है, जिससे हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा, स्ट्रोक, पीएडी का खतरा काफ़ी बढ़ जाता है। इसके बाद आपकी ब्रेन की इंजरी यानी न्यूरोमसल्स का डैमेज होना, इंजर्ड होना, प्लस फुट अल्सर यानी आपके पैरों में घाव और डेंटल प्रॉब्लम्स को भी इंट्रोड्यूस करता है। नाउ वी विल मूव ऑन माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस। या हमारे स्मॉल ब्लड वेसल्स को डैमेज करती हैं। सबसे पहले इससे हमारी आइज़ इफ़ेक्ट होती हैं यानी कमज़ोर हो जाती हैं, यानी इट कॉजेज़ द रेटिनोपैथी लीडिंग टू ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट है नेफ्रोपैथी यानी किडनी फेलियर का खतरा हो सकता है। अगला न्यूरोपैथी यानी जो तंत्रिकाएं हैं उनमें दर्द, नंबनेस और ऑटोनोमिक इश्यूज़ के अलावा पैरों में अल्सर जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, यानी लंबे समय तक अगर हाई ब्लड शुगर को कंट्रोल में ना रखा जाए तो हमें ये बहुत सारी माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जिससे हमारी आँखें भी कमज़ोर पड़ जाती हैं। Now we will talk about the other potential complications of diabetes like chronic issues due to poor blood glucose control. First is diabetic foot complication, infection and oral dental issues that causes a major problems to our body. So first of all, diabetic foot stems from the nerve damage यानी न्यूरोपैथी। और डायबिटिक फुट होता कैसे है? यह एक नर्व डैमेज है यानी पुअर ब्लड फ्लो। ये लीड करता है अननोटिस्ड इंजरीज़ को, स्लो हीलिंग्स को, इन्फेक्शंस को, और जब आप अपने टिश्यूज़ को डैमेज होने से नहीं रोकते हैं और आपकी जो रीबिल्डिंग है वो स्लो हो जाती है, यानी अगर आपको कोई घाव या चोट लग जाती है और आप उसको इग्नोर कर देते हैं एंड इफ़ यू आर अ डायबिटिक पर्सन देन इट काजेज़ अ मेजर डैमेज टू योर फुट। सो इसलिए हमें किसी भी चोट को इग्नोर नहीं करना चाहिए और उसको जल्द से जल्द ट्रीटमेंट करना चाहिए ताकि आपका टिश्यू सही समय पर रिपेयर हो सके। So this is the last topic, oral and dental issues. Diabetic can cause serious oral health problems जो कि सीवियर गम डिजीज़ के रिस्क को बढ़ाता है, कैविटीज़ काज करता है, ड्राई माउथ, फंगल इन्फेक्शन जैसी समस्याओं को बढ़ावा देता है। अगर हम इसको थोड़ा सा भी समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले ब्लड में बढ़ा हुआ जो ग्लूकोज है वो हमारे सलाइवा को इफ़ेक्ट करता है और एक साइकिल क्रिएट करता है जहां हमारे जो गम्स यानी मसूड़े हैं उनमें फंगल ग्रोथ हो जाती है, जिससे हमारे मुंह का टेस्ट चेंज हो जाता है और इश्यूज़ हो सकते हैं, जिससे हमारी मुंह में यानी हमारे मसूड़ों या गम्स में सड़न हो सकती है। सो बेसिकली इन सारी प्रॉब्लम से निपटने के कुछ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट हैं और उनके कुछ तरीके हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे इफ़ेक्टिव तरीका होता है हेल्थी डाइट यानी बैलेंस्ड न्यूट्रिशन प्लस लिमिटेड प्रोसेस्ड फूड। सेकंड नंबर पे आता है आपका रेगुलर एक्सरसाइज यानी जिसमें इंक्लूडेड है आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ प्लस स्ट्रेंथ प्लस कार्डियक जैसी एक्सरसाइजेस को आप फॉलो अप कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला है वो है आपका क्वालिटी स्लीप, यानी कि आपको जो सोने की टाइमिंग है वो 7 to 9 आवर्स अप्रॉक्स रखनी चाहिए, जो कि एक शेड्यूल्ड स्लीपिंग होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट है आपको स्ट्रेस को मैनेज करना है, यानी जो भी आपकी हॉबीज़ हैं, जो भी आपके सोशल कनेक्शंस और नेटवर्क हैं उन्हें बैलेंस में रखना है। तो ये था आपका कंप्लीट गाइड रिगार्डिंग द डायबिटीज़। So up to the next video we will talk about the nutritional management of diabetes through the diabetic diet. Thanks for having the patience till the last, and we will discuss the more about the next one. Till then, take care, bye bye, and thanks for watching.